आप सभी लोग अपने अपने घरों पर सकुशल होंगे तथा कोविड-19 से लड़ने के सभी प्रयासों को कर रहे होंगे और अपने आस पड़ोस में नीडी पर्सन्स की यथासंभव हेल्प भी कर रहे होंगे, इसी आशा के साथ। तथा नोट्स आपने बना लिए होंगे, ऐसा कुछ छात्रों को देख के लग रहा है, लेकिन अभी सभी लोग एक्टिव नहीं दिख रहे हैं, तो वो भी एक्टिव हो जाए और अपने अपने कामों में लग जाएं। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे अपने लेसन बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, इन विच स्टडी वी हैव टॉक अबाउट द types of the biodiversity, about the genetic diversity, species diversity, ecological diversity, and the global species diversity and the biodiversity in India. Especially we have talked about all these points. Then we have to talk about the next one, that is called the patterns of biodiversity. Means what are different patterns through which this biodiversity can be classified or explained, right? So we can say especially the biodiversity is not a uniform throughout the world. Means जो biodiversity है वो पूरे वर्ल्ड में एक जैसी नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि it can be affected by different factors. Especially there are two factors which can be responsible for the distributions of the biodiversity of different places, right? So especially we can say about that there are two, that is the latitudinal and latitudinal gradient and species area relationship. These are the two main factors which can be affected the biodiversity forest distributions, right? So we have to talk about this. That the first is latitudinal gradient, means on the which conditions we can explain or talk about this biodiversity. This is only general databases. If we can talk about the species diversity decreases as we move away from the equator towards the poles. मीन्स जनरली अगर हम बात करते हैं कि अगर हम ग्लोबल अपने ग्लोब की बात करते हैं तो ग्लोब में अगर हम इक्वेटर लाइन से जो सेंट्रल लाइन है ग्लोब की और उससे हम पोल्स की तरफ को मूव करना शुरू करेंगे, राइट? तो जो डाइवर्सिटी है, जो ऑर्गेनिज्म से फ्लोरा फौना है, वो धीरे धीरे क्या होगा, वो कम होती चली जाएगी। क्यों? आप खुद ही सोचिए कि जो पोल्स रीजन्स है उन पोल रीजन्स में स्पेशली जो स्केसिटी ऑफ द फूड हो जाता है, स्केसिटी ऑटोट्रॉप्स हो जाता है, तो जिसकी वजह से डेफिनेट है कि ना तो आप प्लांट होंगे, तो अगर प्लांट भी नहीं होंगे तो एनिमल्स भी नहीं हो सकते। इस वजह से क्या होगा, वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी धीरे धीरे इक्वेटर से पोल्स की तरफ मूव करने पे हमेशा कम होती रहती है। अगर हम इसी की हम बात करते हैं, मीन्स जनरली इफ यू कैन टॉक अबाउट द एन एक्सेप्शनल केसेस, राइट? मीन्स वी कैन से टॉक द ट्रॉपिक्स, मीन्स 23.5 डिग्री नॉर्थ टू 23.5 डिग्री साउथ, these are the measurement between in the globe, right? Means we can say in that particular conditions what will happen, that more species than the temperate or the polar regions, right? in जो 23.5 डिग्री नॉर्थ टू 23.5 साउथ के बीच में जो स्पीसीज है, ठीक है, वो यहाँ पे टेम्परेट और पोलर रीजन से ज़्यादा होती हैं। ठीक, जैसे हम कह सकते हैं, अगर हम बात करते हैं एक स्पेसिफिक एग्जांपल लेकर के, दैट इज़ द कोलंबिया। जनरली कोलंबिया लोकेटेड नियर द इक्वेटर, जो कोलंबिया है वो बिल्कुल इक्वेटर के पास लोकेट करता है। तो लगभग कोलंबिया में इट कंटेन्स, इट हैव एटलीस्ट 1400 स्पीसीज ऑफ द बर्ड्स, right? But if we can talk about the New York, right, which is at 41.5 degree north, right, means there is only 105 species. And if we can talk about the Greenland, it means that at Greenland there is 71 degree north, right? means अगर हम उनकी लोकेशंस को देखें, मीन्स जैसे मैंने आपको पहले बताया 23.5 डिग्री नॉर्थ टू 23.5 डिग्री साउथ के बीच में पॉपुलेशन अच्छी रहती है, लेकिन अगर यही टेम्परेट रीजन और पोलर रीजन की तरफ बढ़े तो वहाँ पॉपुलेशन कम हो जाएगी। जैसे कि कोलंबिया में आपकी क्या है, कोलंबिया चूँकि सिचुएटेड है स्पेशली इक्वेटर के पास, तो इक्वेटर के पास होने की वजह से हम कह सकते हैं वहाँ पर 1400 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स मिलती हैं। न्यूयॉर्क को थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो 41.5 डिग्री नॉर्थ हो जाता है, तो उसके बावजूद भी वहाँ पे 105 स्पीसीज मिलती हैं। और ग्रीनलैंड जो कि बिल्कुल पोलर रीजन्स के पास है लगभग, तो 71 डिग्री नॉर्थ के बेसिस पे देखें तो वहाँ लगभग जो स्पीसीज की
परसेंटेज स्पीसीज की जो काउंटिंग है वो डिक्रीज कर जाती है और वो हो गई है लगभग 56. So with the help of this we can understand easily such type of things. Evenly we can say another thing. अगर हम इसी की कंडीशंस में अगर इंडिया की बात करते हैं, राइट, तो इंडिया में क्या है, स्पेशली इंडिया विद मच ऑफ इट्स लैंड एरिया, मीन जनरली लैंड एरिया के हिसाब से भी इसके बाद ज़्यादातर क्या है, द ट्रॉपिकल लेटीट्यूड्स हैव मोर देन 1200 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स. इंडिया के रीजन में भी लगभग 1200 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स मिलती हैं. अगर हम इसके अलावा दूसरी बात करते हैं, राइट, स्पेशली टॉक अबाउट द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट अमेजोन साउथ अमेरिका. अगर हम साउथ अमेरिका रेन फॉरेस्ट की बात करते हैं, अगर आप उसकी प्रॉपर स्ट्रक्चर देखेंगे, राइट, और उसकी डिटेल्स कभी कहीं से पढ़ेंगे तो स्पेशली उसमें दिखा रखा है जनरली दैट इज अ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ओवर हियर. ग्रीनिश स्ट्रक्चर जितना दिखा रखा है इसमें, ये पूरा का पूरा इलाका क्या है आपका, आप दैट इज कॉल्ड द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. और इस ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की वजह से ही क्या होता है, इट इज द यू कैन से नोन एज द लंग्स ऑफ द वर्ल्ड, लंग्स ऑफ द वर्ल्ड अर्थ, क्योंकि इसमें ज़्यादातर प्लांट्स हैं, तो प्लांट्स ऑटोट्रॉप्स है, प्लांट्स कैन प्रोवाइड द ऑक्सीजन टुवर्ड द वर्ल्ड, सो इट इज जनरली नोन एज लंग्स ऑफ द especially we can say earth, right. And if we can talk about tropical rainforest Amazon in South America, it can be have a great biodiversity, enormous biodiversity on the earth. We can say more than 40,000 species of the plants are found over there. 40,000 species of plant, right, and 3,000 of the fishes species can be found over there. 1,300 species of birds is found over there. 427 mammals species over there. 427 amphibians species over there, and 378 reptiles species there. And if we talk about the invertebrates, that is 1,25,000 invertebrates are found over in that conditions, in that regions over there. So we can say especially all these are the most numbers of the different species are found over there, because if we can say generally it's a locations, on the basis of locations, राइट. सो वी कैन से अगर हम बात कर रहे थे अभी पोलर रीजन्स की, फिर हम टेम्परेट रीजन, फिर हम ट्रॉपिकल रीजन पे, तो जैसे हमने आपको पहले बताया कि व्हेन वी विल मूव फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल रीजन्स, द स्पीसीज कैन बी डिक्रीजेस. बट इफ वी कैन टॉक अबाउट the rainforest, the enormous number of the these biodiversity is found over there, as I have told you especially about the tropical rainforest, especially Amazon, that is in South America. So in that particular regions the enormous species of such organisms are found over there, which can be contributed a lots of the maintaining of ecosystem of the earth, right. Evenly you can just see here that the different number of different species, so you must learn them properly, because sometimes such data can be asked you in so many times, so you must learn it properly. I have to talk about the next thing, that is called the greater biological diversity in tropics. Means why the biological diversity is higher in the tropics regions. Means generally we can say the temperate regions have been frequently glaciations. जो temperate regions होता है वहाँ पर glaciations होते रहते हैं, means melting of the glaciers होता है, जिसकी वजह से वहाँ पर evolution होना टफ हो जाता है. साथ ही उस glaciations होने की वजह से so many animals can be killed by the such conditions. But in case of the tropical regions, they have a constant temperature over there, they are undisturbed regions over there, that's why the evolution can be take place over there, because the evolution is the conditions which can be take a million years ago, a million years to be evolute
from one animal to the another animals. So such conditions can helpful for the development of the animals. So we can say in that conditions these animals can capable to do the such conditions that the animals can be developed over there. Evenly we can say on the other hand, right, especially on the other hand you can say the, if we can talk about the tropical environment, right, if we can talk about the temperate environment, generally temperate environment has uh, more seasonal over there, so due to which the different conditions which can be always helpful for the development of the diversity, they can be not developed over there. But in the tropical environment the less seasonal, generally tropical environment is less seasonal, which can capable to promote the niche, right, or you can say niche. Generally this niche can the different kinds of habitats which becomes the temperate region, which became the constant climatic conditions, constant availability of different substances, and evenly it is undisturbed conditions for the million years, right. So this can always helpful for the development of the greater biodiversity in those regions. Evenly we can say it is very important that these tropical environment are less seasonal, which this due to this लेस सीजनल, क्योंकि ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट में क्या होता है सीजन कम होंगे, जिसकी वजह से क्या होगा वो निक को स्पेशलाइजेशन का डेवलपमेंट कर देगी, जो निक होंगे स्पेशल टाइप का निक्स का डेवलपमेंट हो जाएगा डिफरेंट रीजन्स पे, जिसकी वजह से क्या ग्रेटर बायोडाइवर्सिटी बढ़ जाएगी, वहाँ पे बायोलॉजिकल या फ्लोरा ऑफ होना की स्पीसीज का बढ़ना शुरू हो जाता है। तो जिस वजह से हम कह सकते हैं कि ग्रेटर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ट्रॉपिक्स पे हायर होती है। दूसरी बात करते हैं, अगर जनरली दिस ट्रॉपिक हैव द ग्रेटर सोलर एनर्जी। सिंपली अगर हम बात करें कि अगर हम सन को के चारों तरफ अर्थ को घूमते हुए देखते हैं सपोज मॉडल के बेसिस पे, तो देखेंगे जहाँ पर सन की मैक्सिमम लाइट पड़ेगी, मैक्सिमम सोलर रेडिएशन होगा, वहाँ पर फूड अवेलेबिलिटी या फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस भी हायर हो जाएगी। और जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हायर होगी तो डेफिनेट है कि वहाँ पर प्रोडक्टिविटी भी हायर हो जाएगी, और जब प्रोडक्टिविटी हायर होगी तो डेफिनेट है कि ये प्रोडक्टिविटी हायर होने की वजह से इट कैन बी इनडायरेक्टली कैन कैपेबल टू इंक्रीज द डाइवर्सिटी of that particular place. So with the help of this it can be capable to develop over such conditions. So this can be happen especially on that conditions. If we can talk about the second one, right, that is the, you can say, species area relationship, right, means species area relationship can also tells about this conditions, means it can be also developed of the patterns of the biodiversity, means how the diversity can be classified or can be increases on different areas. So according to the scientist or geographer Alexander von Humboldt, but you must remember this name, he was a German naturalist explorer, right, उनके हिसाब से generally he observed that a specific thing, he gave a specific thing that within a region species richness increase with the increasing exposure area but up to a limit. उन्होंने कहा था कि जैसे जैसे किसी जगह का एरिया बढ़ता जाएगा स्पीसीज रिचनेस या बायोडाइवर्सिटी भी बढ़ती जाएगी, लेकिन एक लिमिट तक। ये नहीं कि बस ज़िंदगी भर अगर एरिया हम बढ़ाते जा रहे हैं तो बायोडाइवर्सिटी बढ़ती जाएगी, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कि मान लीजिए आप एक 100 बीघे का खेत है, तो हो सकता है कि किसी खेत के कोने पे बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी हो, लेकिन आपने खेत तो 100 बीघा का कर दिया, तो वो जैसे जैसे एरिया बढ़ता चला जाएगा तो उस पूरे में वो बायोडाइवर्सिटी बढ़े, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ऐसा उन्होंने एक एक्सप्लेनेशन दिया था, ठीक। तो विद द हेल्प ऑफ दिस, so with it means according to the Alexander von Humboldt, he explained that the species richness increase within increasing of area but up to a limit, means we can say that relationship between the species richness and area of that wide variety, right, means it can become an hyperbola, but how it can be changes over there,
Why it can so done over there? So we can say directly that if we can talk about the relationship between the species richness and area for wide variety, right? Means we can say well, plants, birds, bats and freshwater fishes etc. मीन्स appear रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, वो एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में दिखाई देने लग जाती हैं. ठीक, वो कैसे, हाउ इट कैन बी हैपन, जस्ट यू कैन अंडरस्टैंड ओवर विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम. You can just see this conditions, means this is the area is increasing this side and the species richness is over this side. Especially the first conditions you can just see where Humboldt explained that wherever the area can be increases, area is increasing, right? This is the first graph where he explained over there. So the species richness is also increases, but he also explained that up to a limit. Why up to a limit? You can just see over here that in the first conditions the log s is equal to log c plus log z log a, right? Means there is a integration can be over take place, but after a स्पेसिफिक कंडीशंस जब स्टार्टिंग में होती है जब तक एरिया बढ़ता रहेगा, स्पेसिस बढ़ती रहेगी, तब तक जो ग्राफ क्या होगा हमारी वो स्ट्रेट लाइन में चलेगा, राइट? जिसको हमने इक्वेशन में के रूप में एक्सप्लेन किया है कि लॉग एस इक्वल टू लॉग सी प्लस लॉग जेड लॉग ए, राइट? लेकिन यही जब हम कहेंगे अप टू अ लिमिट, up to a limit, in that particular conditions the equation will changes, means that straight line will changes into a hyperbola condition as you can see over there, right? Means the species is increasing with the area, but later on it can be changes up to a limit over there, in which conditions you can say there is a another condition will be developed over there, that is you can say especially that s is equal to c 8 power z, means where s means the species richness, means how the species is growing on, it all depends on that area as well as in the ability of those things. Evenly we can say the s for species richness, and in that equations a is the area, you can just see in the diagrams evenly, and z is the slope. Means if you just studies in mathematical integration you have to know about what which this slope, this is the slope one, right? Hyperbola slope, so that can be always explained with the help of the z, right? So with the help of this you can understand. Evenly there is another one, means what about the c? So is the y intercepted, means generally whenever x and y graphically represented over that, it can be solved with the y intercepted over there. So you can understand with the help of this one easily with this one. So again I want to tell you this according to the Humboldt, because Humboldt was main scientist who told us about this one. But still if we can talk about such conditions, means if we can talk about such conditions, especially we can say that the value of z lies between the 0.1 to 0.2, राइट? इन अकॉर्डिंग टू द रीजन्स जो जेड की वैल्यू होती है वो लगभग 0.1 से 0.2 रहती है किसी भी टेक्निकल ग्रुप किसी भी रीजन में. लेकिन अगर हम बात करते हैं स्पेशली तो हम कह सकते हैं कि एनालाइजिंग इन ए वेरी लार्ज एरिया लाइक द होल कॉन्टिनेंट द जेड वैल्यू इज मे बी चेंजेस फ्रॉम ओवर देयर. अगर हम छोटे कंडीशन में जेड की वैल्यू देखेंगे तो वो कंडीशन हमारी लगभग 0.1 से 0.2 तक रेंज रहेगी. लेकिन सपोज हम एक पूरे कॉन्टिनेंट की बात करते हैं, सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट द एशिया कॉन्टिनेंट, वी आर टॉकिंग अबाउट द अफ्रीका कॉन्टिनेंट, पूरे कॉन्टिनेंट की महाद्वीप की बात अगर हम करेंगे तो उस कंडीशन में क्या होती है, जो जेड की जो वैल्यू होती है, जो हाइपरबोला की जो कर्व की वैल्यू होती है वो वैल्यू इंक्रीज होकर के लगभग आपकी इंक्रीज कर जाती है, दैट इज 0.6 टू 1.2 तक पहुंच जाती है. तो इस कंडीशन से ये पता लग सकता है कि हाउ दिस कैन बी हेल्पफुल फॉर द काउंटिंग वन, राइट? सो स्टूडेंट यू मस्ट रीड this graph, it is very important over there. Evenly sometimes this can be asked in the 1 marks also, so you must learn these equations over there. It is most important in the point of view examinations in all conditions, right students? So you must read it. If you still not understand, you can ask me later on, I will explain
all these points. So as in today's lecture we had talked about the latitudinal gradient, in which talk about the pattern of the biodiversity, means how the biodiversity is found in different places, how it can be affected for the latitudinal gradient, right? And we have talked about some databases questions, right? You must learn them evenly about the Amazon forest, what is diversity have in the Amazon forest, and which kinds of animals are found over there, and what are the greater biological diversity in the tropic region. Because sometimes can मे भी ask कि ट्रॉपिक रीजन में ज़्यादातर क्यों होती है बायोडाइवर्सिटी, इसका क्वेश्चन आंसर देंगे. साथ ही स्पेसिस एरिया लिए अकॉर्डिंग टू द Humboldt इक्वेशंस you can understand with the help of species area relationship, and the equations given by Humboldt, that is the logarithmic scales, we can say that is the log s is equal to log c plus z log a, right? Where as I have already told you, as for the species richness, means how the species are over there, a for the area, z is the slope of the that line, right? And as you know that in first condition, when there is a area is increasing, species is increasing, thus the graph is always in a straight line. But later on, when the species will become limited, right, in that conditions it will just become the hyperbola conditions. So in this way I think everybody will understand about this equational diagram. It is most important, so students prepare your notes. Thank you, be safe in